हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। आज अपन आपकी जो यूनिट है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, वो यूनिट वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तो वन शॉट रहने वाला है, तो इसके अंदर अपन वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अपन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर देखो, एक तो आ सकता है कि डिफाइन करो कम्युनिकेबल डिजीज़ को और एनलिस्ट करो कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों के अंदर। और दूसरा एक स्पेसिफिक डिजीज़ दे देगा, जैसे कि आपके ट्यूबरक्लोसिस दे दिया, तो उसके बारे में आपको पूछ लेगा, उसका मैनेजमेंट पूछ लेगा, क्या होता है, क्या नहीं होता। थर्ड आपकी क्वेश्चन आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अपने आता है एक तो ट्यूबरक्लोसिस वाले पे और एक आता है एड्स वाले पे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में बन सकता है। और एक जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल में, उसके अंदर रोल ऑफ नर्स। तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके जो दोनों यूनिट है, जो उसके अंदर अपन कवर करेंगे, इस वीडियो के अंदर अपन ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंजाई। यानी कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ड्यू टू अदर अदर, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई। तो इन सब की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अब इसके टाइप्स देखते हैं अपन कौन-कौन सी होती है। सबसे पहले देखते हैं वाटर बोर्न डिजीज़, फिर सेकंड एयरबोर्न हो गई, थर्ड वेक्टर बोर्न, फिर आ गई फूड बोर्न, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ज़ूनोटिक एंड सॉइल बोर्न। तो ये सारी डिजीज़ है जो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाटर बोर्न, यानी कि वाटर जो बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर अपन जो पीते हैं, मान लो पीते नहीं है लेकिन पी लेते हैं गलती से, तो उसकी वजह से कौन-कौन सी होगी, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया और डायरिया। तो ये किससे होता है, वाटर बोर्न डिजीज़ होती है। सेकंड अपन देखते हैं एयरबोर्न डिजीज़। एयरबोर्न यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीज़ल्स हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये किससे होती है, एयरबोर्न डिजीज़। थर्ड कौन सी आ गई, वेक्टर बोर्न डिजीज़। अब वेक्टर बोर्न डिजीज़ का मतलब होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि वेक्टर के थ्रू जो डिजीज़ अपनी होती है वो होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, काला अज़ार हो गया, येलो फीवर हो गया। तो ये कौन सी आ गई, वेक्टर बोर्न डिजीज़। फोर्थ कौन सी है, फूड बोर्न डिजीज़। फूड बोर्न डिजीज़ के अंदर कौन-कौन से होता है, एनो एनोएबियासिस, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। और फिर फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग तो फूड की वजह से होती है, जो अपन जो खाना खराब खाना खा लेते हैं। कभी-कभी अपन जो खाना होता है उसको बार-बार गर्म करते हैं, तो उसकी वजह से फूड पॉइज़निंग हो जाती है, तो उसकी वजह से। फिर आता है अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज़। इसके अंदर जैसे कि एचआईवी हो गया, रिंगवॉर्म हो गया और ट्रैकोमा हो गया। अब एचआईवी डायरेक्ट तो कैसे फैलेगा, जैसे कि अपन एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन से अपन उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दिया, या फिर उसका जो इंजेक्शन है जैसे ड्रग्स के अंदर यूज़ में लेते हैं ना, तो वो ले लिया। तो इसकी वजह से अपन अपने एचआईवी एड्स फैल सकता है। रिंगवॉर्म जैसे कि कंटामिनेटेड जो भी है उसका ट्यूबल अपन ने यूज़ में ले लिया। और ट्रेकोमा तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। फिर आ गया जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है एनिमल से, एनिमल जैसे कि रेबीज़ हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। तो ये जूनोटिक डिजीज़ हो गई। लास्ट अपन देखते हैं सॉइल बोर्न डिजीज़। सॉइल बोर्न यानी कि मिट्टी से फैलने वाली। मिट्टी से कौन सी फैलती है, जैसे टिटनेस हो गया, हुकवॉर्म इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी डिजीज़ है, ये कौन सी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो आई होप जैसे कि आप एक बार देखोगे तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वेक्टर बोर्न कौन सी होती है, फूड बोर्न कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन सी होती है। अब अपनी जो आपकी जो ये जो आपके सेमेस्टर एग्जाम, उसमें 4 जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मलेरिया हो गई, एक डेंगू हो गई, एक टाइफाइड हो गई और फोर्थ हो गई, फोर्थ एक और है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये जो अपना होट जैसे अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टीबी फैल रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चारों डिजीज़ है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मलेरिया। इसका इंट्रो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मलेरिया क्या होता है, मॉस्किटो बोर्न प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है। जो मॉस्किटो बोर्न प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है वो मलेरिया के द्वारा होती है, जो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के द्वारा। अब इसका जो मलेरिया है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मलेरिया क्या होती है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ होती है, जो कोज्ड होती है प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। अब ये प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ कैसे होती है, ये बाइट करती है ना जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो ह्यूमन को, तो उसकी वजह से अपनी क्या हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। मतलब मलेरिया बेसिकली क्या होता है, मलेरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मान लो मॉस्किटो, जो फीमेल एनोप्लिस मॉस्किटो है वो काट लिया, और फिर उसके गट में जाके वो जो रिप्रोडक्शन कर ली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो उसके बाद में वो जो उसका जो सलाइवा जो लार्वा होता है ना, उस लाइवा के अंदर, तो उसकी वजह से जब वो जो लार्वा, जब बोलते हैं ना कि जब जैसे जो मॉस्किटो अपन को बाइट करता है, तो वो लार्वा छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लॉट ना बने। तो वो लार्वा छोड़ेगा, जिसकी वजह से अपनी ये जो इन्फेक्शन है या फिर जो डिजीज़ है वो हो जाएगी।
अब इसकी स्पीसीज़ कौन-कौन सी है? प्लाज़्मोडियम वाइवाक्स, फैलसिफेरम, मलेरियाई एंड ओवेल। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होती है वो होती है फैलसिफेरम, और मोस्ट डेंजरस होती है वो अपनी वाइवेक्स होती है। अब इसका देखते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो इसके अंदर आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर 2 चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो होती है एपिडेमियोलॉजी, एक होता है इंक्यूबेशन, और एक होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी सारा तो वही होता है जो आपने अभी तक एमएसएन में पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी में मलेरिया की एपिडेमियोलॉजी क्या है? एक होता है इंसिडेंस, एक होता है प्रिविलेंस। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, प्रिविलेंस मतलब न्यू और ओल्ड केसेस को मिला के बोलते हैं प्रिविलेंस केस। अब जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया में कितने हैं? देखो, इंडिया हैज़ अचीव्ड अबाउट 80% रिडक्शन बिटवीन 2015 एंड 2023। यानी कि जो इंडिया है वो 80% तक इसको कम कर लिया मलेरिया को। मलेरिया अपने जो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है। अब इसका जो एम है वो क्या है कि ज़ीरो इनसाइडर्स, यानी कि ज़ीरो करना है 2027 तक, और एलिमिनेट करना है अपन को 2030 तक। अपना जो इंडिया का है वो कि अपन को खत्म करना है 2030 तक। फिर आता है एजेंट। एजेंट कौन-सी होती है? प्लाज़्मोडियम स्पीशीज़, जैसे कि प्लाज़्मोडियम फैलसिफेरम मोस्ट कॉमन होता है, वाइवेक्स क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। फिर आता है एनवायरनमेंट, यानी कि कैसे-कैसे ये हो सकता है? ह्यूमिडिफाइड क्लाइमेट कंडीशन की वजह से होता है, डैम्प या फिर वाटर लॉग की वजह से हो सकता है, यानी कि गंदा पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उसकी वजह से अपन को ये डिज़ीज़ हो सकती है। फिर अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जो एपिडेमियोलॉजी उसके अंदर ही आप इंक्यूबेशन पीरियड लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड कौन-सा होता है? 10 से लेके 14 दिन। अब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो डिज़ीज़ है वो कैसे-कैसे हो सकती है। मेन रूट क्या होता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोप्लिस मॉस्किटो, जो अपन को बाइट कर लेती है। ह्यूमन्स के अंदर ये क्या होती है? इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन होता है? ह्यूमन। और प्राइमरी होस्ट कौन-सा होता है? वो होती है अपनी फीमेल मॉस्किटो। अब इसकी मलेरिया की साइकिल इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि मलेरिया साइकिल क्या है? आप एक बार गूगल पे जाके इसकी फ़ोटो देख लेना, क्योंकि गूगल पे इसका जो डायग्राम है वो अच्छे से बना रखा है और मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। अब प्राइमरी होस्ट क्या होता है? फीमेल एनोप्लिस मॉस्किटो। इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मीन्स ये प्राइमरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो ह्यूमन्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी होस्ट होते हैं। अब जो मलेरिया की साइकिल है वो 2 टाइप्स से चलती है। एक तो ह्यूमन्स के अंदर चलती है और एक मॉस्किटो के अंदर चलती है। ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं इसके अंदर जो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो ह्यूमन्स को बाइट करा, और जो उसको स्पोरोजोइट होता है वो ब्लड के अंदर इंसेक्ट कर दिया। फिर स्पोरोजोइट होता है वो कहाँ पहुँचता है? लीवर के अंदर। लीवर में पहुँच के उस मल्टीप्लाई करता है और क्या बना लेता है? मेरोज़ोइट बना लेता है। अब वो जो मेरोज़ोइट है वो कहाँ एंटर करते हैं? आरबीसी के अंदर, और आरबीसी में एंटर करके वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आरबीसी बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और जो मेरोज़ोइट है वो क्या होते हैं? ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। अब इसकी वजह से अपन को जैसे जब ये फटते हैं तब उसकी वजह से अपन को क्या आते हैं? फ़ीवर और चिल्स आते हैं। फिर उसके बाद में जो मेरोज़ोइट्स होते हैं वो गैमेट का फ़ॉर्मेशन कर लेते हैं और वो सर्कुलेट हो जाती है ब्लड के अंदर। अब मान लो, अब वो जो ब्लड है, जो मॉस्क्यूटो ने कट मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वापस से बाइट किया तो क्या हुआ? वो जो गैमेट्स है उस जो वो जो मॉस्क्यूटो है उसके अंदर चले गए। फिर गैमीट होते हैं वो जो मॉस्क्यूटो का जो गट होता है उसमें जाके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पोरोजोइट बनाते हैं। अब स्पोरोजोइट जो माइग्रेट होके कहाँ जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, और फिर वापस से मलेरिया की साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है दूसरे पर्सन के अंदर। तो ये साइकिल मलेरिया की साइकिल है, वो चलती रहती है। तो इसका एक डायग्राम आप देख लेना गूगल पे, इस पे गूगल पे खूब सारे डायग्राम दे रखे हैं, मैं अटैच करना भूल गई इसके अंदर। अब अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर क्या-क्या आते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट फीवर विद चिल, यानी कि इंटरमीडिएट फीवर का मतलब होता है कि पहले थोड़े मतलब फीवर आया, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर वापस फीवर आया, तो ये फीवर आता है। फिर फीवर साइकिल होती है, चिल आ गया, फिर स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मिलास मिलास यानी कि फटीग हो गया, थक मतलब वीकनेस हो गई, वो हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है और फटीग हो सकती है। ये उसकी इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब इसकी देखते हैं डायग्नोसिस, अपन डायग्नोसिस क्या-क्या करवा सकते हैं। हिस्ट्री ले सकते हैं अपन, हिस्ट्री यानी कि कब से ये हो रहा है। उसके बाद में लेबोरेटरी टेस्ट में रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि एक वो होती है, किट होती है, उसकी वजह से अपन ये जो है प्लाज्मा एंटीजन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि प्लेटलेट्स मेनली इफेक्ट होती है इसकी वजह से। फिर आगे ट्रीटमेंट अपन क्या देंगे? गिव अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो ये जो प्रोग्राम आया था इसके अकॉर्डिंग अपन ये देंगे। अब इसमें जो क्लोरोक्विनिन है वो देते हैं। अब इसकी जो डोज़ है वो आगे देखते हैं अपन। अब आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे? अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट,
यानी कि अर्ली डिटेक्ट हो गया कि अपन को सिम्पटम्स आ रहे हैं कि यार इसके ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उसकी वजह से अपन ट्रीटमेंट अर्ली दे सकते हैं। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर यानी कि मच्छरदानी वगैरह लगा के सो अपन को, ताकि अपन को गंदा पानी इकट्ठा मत होने दो अपने आसपास। और कम्युनिटी, तो ये अपन इसकी वजह से जो कम्युनिटी लेवल पे जाके अपन, जैसे कि अपन प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं पीपल्स को कि आप ये कब मत करो, जैसे कि आप जो पानी है उसको, गंदा पानी है उसको इकट्ठा मत होने दो, या फिर आप मतलब मच्छरों से बचाने के लिए जाली वगैरह लगाओ और जो क्रीम वगैरह होती है वो लगाओ, तो अपन कम्युनिटी में अवेयरनेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेशनल मलेरिया इरेडिकेट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1953 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये कंसिस्ट वेरियस मीजर्स। अब एडमिनिस्ट्री एंटी मलेरिया ड्रग कौन सी होती है, क्लोरोक्विनोन। ये मतलब कौन सी डोज फॉर्म में देते हैं, 10 mg पर केजी फॉर 3 days। तो ये इस फॉर्म में अपन देते हैं पेशेंट को। फिर आता है एन एक्नोडायोक्विनोन विथ 5 mg सल्फोनामेथाप्रायोजिन। इसके अंदर अपन जो आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लोरोक्विनोन ही आती है, जो मेनली अपन जैसे पीएससी वगैरह वहाँ पे देते हैं। तो ये हो गई आपकी मलेरिया कंप्लीट हुआ आपका। अब अपन देखते हैं सेकंड टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है, इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। टाइफॉइड क्या होता है, एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विथ फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया और पैराटाइफाइड। यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो टाइफॉइड है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो एसोसिएट होता है फीवर के साथ। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ जीआईटी, यानी कि जीआईटी की कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कैरेक्टराइज्ड होती है प्रोलॉन्ग्ड फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम होना। अब अपन देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। अब इसकी जो इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस देखते हैं अपन सबसे एनुअली। अपने जो अपने टाइफाइड के केस होते हैं वो वर्ल्ड वाइड कितने होते हैं, 9.2 मिलियन। अब ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हाई रेट सबसे ज़्यादा होती है साउथ एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा जो टाइफाइड है उसके पेशेंट मिलते हैं। एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया साल्मोना टाइफी स्प्रेड बाई फिको ओरल रूट, यानी कि फिको ओरल रूट होता है जिसकी वजह से अपने जो साल्मोना टाइफी होती है वो फैलता है। थर्ड अपन देखते हैं एनवायरनमेंट, जैसे पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि जैसे फ्रेश होने के बाद में अच्छे से हाथ नहीं धोआ, उसकी वजह से अपने जो साल्मोनेला टाइफी है वो हो सकता है, क्योंकि ये मेनली स्टूल में पाया जाता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो गया, और मेनली जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। अब अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कब होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पहले बात तो फर्स्ट साइन सिम्टम, यानी कि जब ये जो बैक्टीरिया एंटर करा और फर्स्ट साइन सिम्टम जब आता है तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, 8 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब किस कैसे कैसे ये जो पर्सन के फैलता है, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स की वजह से, पुअर सैनिटेशन हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्सट्रेट, यानी कि जो जो बोलते हैं ना कि मान लो स्टूल के अंदर हो रहा है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो उसकी वजह से हो गया। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। एपिडेमियोलॉजी अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। इसके क्लिनिकल फीचर्स 4 स्टेज में होते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है अपनी जो हार्ट रेट होती है वो कम होना, और ट्रेकिकार्डिया मीन्स होता है हार्ट रेट ज़्यादा होना। अब ये बोल रहा है कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जितनी हार्ट रेट कम होनी चाहिए उससे कम कम हो रही है, तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो गया। मेलीज हो गया यानी कि थकान होना, और चिल विथ फीवर यानी कि ठंड लग के बुखार आना। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, कंटिन्यू हाई फीवर, यानी कि जो फीवर है वो बढ़ता जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम हो जाएगी, एंड रोज स्पॉट इसको दिखेंगे। अब थर्ड स्टेज में आ गया हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, यानी कि लीवर और जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, और सेप्टिक शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। फिर फोर्थ आ गया वेरी हाई फीवर, यानी कि जो ये जो आप टर्म है ये देख लेना कौन सी है। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, जो फीवर है वो बहुत हाई हो जाएगा। अब अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन देखते हैं हिस्ट्री देखेंगे अपन, फिर आते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट देखेंगे, विडाल टेस्ट जो टेस्ट होता है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट मानते हैं अपन। फिर आता है ब्लड टेस्ट एंड कल्चर, फिर यूरिन कल्चर एंड स्टूल कल्चर भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आपका जो बैक्टीरिया होता है वो स्टूल के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि हाथ अच्छे से धोना चाहिए। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देना है, एंटीबायोटिक्स देना है एंड एंटीबायोटिक्स देना है, यानी कि बुखार कम करने के एंटीबायोटिक्स, और बैक्टीरिया के जो उसको बैक्टीरिया को जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए अपन एंटीबायोटिक देंगे। फिर आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट जनरल कैसे करेंगे, सपोर्टिव केयर इंक्लूड करेंगे, मेंटेन ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन हो गया, यानी कि अच्छे से पिलाएंगे खिलाएंगे उसको, एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देंगे उसको।
फिर आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड एंड एफिशिएंसी एंटीबायोटिक यानी कि क्लोरामफेनिकोल, एम्फिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक होती है, जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है, वो अपन देंगे पेशेंट को। कंट्रोल ऑफ टाइफॉइड फीवर, मेजर डायरेक्ट टू रिजर्वाइड। रिजर्वाइर क्या होता है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो उसको इन्वायरमेंट मिलता है कि वो आराम से फले फूले, तो उसको अपन को डिटेक्ट करना है। जैसे केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हो गया, आइसोलेशन हो गया, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल एंड यूरिन हो गया, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर। तो अपन जहाँ पे जो ये वायरस है वो ज़्यादा हो सकता है, उसको अपन को रिजर्वायर यानी कि वहाँ पे देखना है अपन को। फिर आ गया मेजर ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, फूड सैनिटेशन हो गया, एक्सट्रैक्टर डिस्पोजल हो गया, फ्लाई कंट्रोल यानी कि मक्खियों की वजह से होता है, जो जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका जैसे डिस्पोज नहीं हुआ, फूड सैनिटेशन की वजह से हो सकता है, तो इसकी वजह से अपन को इन्फेक्शन हो सकता है। फिर करेंगे मेजर ऑफ ससेप्टिबल्स, जैसे कि इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस हो गया, यानी कि अपन ने जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर अपने टाइफाइड की पहले वैक्सीन थी, तो अभी भी है शायद, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हो आप। हेल्थ एजुकेशन यानी कि कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसको अच्छे से सुनना चाहिए, ना कि वो ऐसे ही आपको ऐसे बोलते हैं। तो वो अगर आपको हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं तो कोई पर्सन बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। अब अपन देखते हैं डेंगू। देखो डेंगू क्या होता है कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं और डेंडी फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत पेन होता है, जब ये फीवर होता है तो जॉइंट के पेन से ये एसोसिएटेड होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय बाइफेजिक फीवर, सीवियर हेडेक एंड मेलेज दैट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस एंड स्प्रेड बाय फीमेल एडिस इजिप्टी। यानी कि ये जो आपका जो डेंगू फीवर है वो क्या होता है, बाइफेजिक फीवर होता है, जिसकी वजह से सीवियर हेडेक हो गया, मेलेज होने यानी कि जॉइंट पेन में दर्द होना। ये किसकी वजह से होता है, फीमेल एडिस इजिप्टी जो मॉस्क्यूटो है इसकी वजह से अपने होता है। यानी कि फीमेल एडिस जो मॉस्क्यूटो होता है ना, वही, क्योंकि औरतें खून पीती है तो हमेशा फीमेल की वजह से, जैसे वो मलेरिया फीमेल की वजह से होता है, तो ये भी फीमेल की वजह से होता है। अब इसकी अपन एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। अब देखो इंसिडेंस देखते हैं सबसे पहले इसका। 112 नेशन में डेंगू फीवर ट्रांसमिट हुआ था, जिसके अंदर 50 से लेके 100 मिलियन केस इन वर्ल्ड वाइड ईच ईयर आते हैं। मतलब हर साल अपने कितने आते हैं, 50 से 100 मिलियन केस आते हैं। पर इसमें मरने वालों की रेट कितनी होती है, बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम मरते हैं इसके अंदर, ज़्यादा मरते नहीं है, सही हो जाते हैं। एजेंट क्या है, ट्रांसमिटेड बाई एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, मॉस्किटो के द्वारा, जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है उसके द्वारा फैलता है। इसका एनवायरनमेंट क्या है, स्टेग्नेशन, वाटर इन कंटेनर हो गया, ट्रैप्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो अपन को जो घड़े वगैरह होते हैं, जो कंटेनर होते हैं उनको साफ़ करना चाहिए। अर्बनाइजेशन हो गया, पुअर वेस्ट डिस्पोज हो गया, जैसे अपनी कचरे की गाड़ी आती है तो कचरा उसी में डालना चाहिए, ना कि आस-पास डालना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 4 से 10 दिन होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अलग-अलग बुक में वेरी करता है, तो आपको अगर ऐसे लगे कि ये गलत है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो या फिर पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकता है। अब इसकी 3 फेज होती है, एक होती है फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज एंड रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज यानी कि इसके अंदर फीवर आता है, क्रिटिकल फेज होती है, फिर रिकवरी होने लग जाती है। तो ये 3 फेज के अंदर होता है। अब इसके सिम्टम्स भी 3 फेज में आएंगे। फेब्रल का मतलब होता है फीवर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना। फीवर आया तो हाई ग्रेड इसमें फीवर आता है, हेडेक हो गया, मेलेज यानी कि जॉइंट में पेन हो गया, जनरलाइज अर्थाजिया यानी कि मतलब हाथ पैरों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, एंड रेसेज होएंगे। फिर आता है क्रिटिकल फेज, ये 2 दिन तक रहती है। इसके अंदर ल्यूकोपीनिया यानी कि डब्ल्यूबीसी कम होने लग जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि अपनी प्लेटलेट्स है वो कम होने लग जाती है, और परमेबिलिटी इंक्रीज होता है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकती है। फिर आती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, स्टेबलाइज हीमोडायनामिक स्टेटस, यानी कि ब्लड ब्लड के अंदर जो है वो मतलब एकदम रेगुलेट हो गया, और यूरिन आउटपुट बढ़ गया। यूरिन आउटपुट बढ़ने से इनसे क्या होता है, रिकवरी फेज हो जाती है, यानी कि जैसे टॉक्सिक वगैरह रिलीज होंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तभी तो टॉक्सिक वगैरह रिलीज होंगे। फिर आती है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। आइसोलेशन ऑफ डेंगू वायरस, यानी कि जो वायरस है उसको आइसोलेट कैसे करोगे, जैसे स्पुटम वगैरह हो गया, वो जिस मतलब जैसे ब्लड टेस्ट से अब सीरम टेस्ट कर लिया, उससे अपन आइसोलेट कर लिया उसको। सीबीसी हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, और एलाइजा टेस्ट, ये इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई। फिर अपन देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मॉस्किटो कंट्रोल। मॉस्किटो कंट्रोल कैसे करेंगे, वही अपन को पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपन को मच्छरदानी वगैरह लगा के सोनी है, तो उसको मॉस्किटो कंट्रोल हो गया। ओरल हाइड्रेशन थेरेपी, यानी अपन को जूस वगैरह पिलाते रहना चाहिए, बोलते ना कि नारियल पानी और कीवी तो खिलाना ही खिलाना है। आईवी फ्लूइड हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे एंटीजन वगैरह, एंटीबॉडी जो भी कम हुई है वो अपन दे सकते हैं। फिर अपन आता है ट्यूबरक्लोसिस।
ये इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे 5th सेमेस्टर में। अब देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। आपने जो ये डिजीज़ है वो सारी पढ़ रखी है, आपकी जो एमएसएन के अंदर ये सारी डिजीज़ आ चुकी है। फिर आता है टीबी। क्या होता है? टीबी इज़ द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़ आफ्टर एचआईवी, यानी कि एचआईवी के बाद में जो डिजीज़ होती है, यानी कि इसकी वजह से मरता है इंसान, वो कौन सी होती है? ट्यूबरकुलोसिस होती है। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। टीबी इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ प्राइमरी अफेक्टेड लंग पेरेन्काइमा कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, यानी कि जो लंग की पेरेन्काइमा है उसको अफेक्ट करती है, और ये किसके द्वारा होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होती है। इसका इंक्यूबेशन बहुत बड़ा होता है, 1 से 2 महीने, यानी कि फर्स्ट साइन सिम्पटम ही 1 से 2 महीने बाद अपीयर होता है। ये ऐसी चीज़ होती है ना कि अपन को पता ही नहीं चलता। अपन को जैसे खाँसी हो रही है, कफ़ आ रहा है लगातार, पर अपन ध्यान नहीं देते, सोचिए सर्दियों में तो आता ही है। लेकिन इसकी वजह से जो अपने 2025 में वो केस बहुत सारे बढ़े हैं। अब देखते हैं इसका, अपन सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। इंडिया बिगेस्ट टीबी बर्डन इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही केस निकल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन पीपल गेट टीबी एनुअली एंड 0.8 मिलियन न्यू डायग्नोस, यानी कि जो इसकी इंसिडेंस होती है वो 0.8 मिलियन, और इसकी प्रिवेलेंस कौन सी होती है? 1.8 मिलियन। फिर आते हैं एजेंट। एजेंट किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ह्यूमन एंड बोविन सोर्स होते हैं इसके। फिर आ गया होस्ट। होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसमें लिख नहीं रहा। एनवायरनमेंट के मतलब जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि कॉन्टैक्ट में हो गया, डाइट उसका जो एक्सट्रैक्ट हो गया, मान लो स्पुटम की वजह से वो खांसा है, छींक रहा है, आप वहीं पे बैठे हो, तो उसकी वजह से, यानी कि वो एनवायरनमेंट फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसकी वजह से ये दूसरे को हो सकता है। अब जैसे जो 50 से अबव, उनको ज़्यादा होने, क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी कम होने लग जाती है इंसान की, और ये मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। इंक्यूबेशन हो गया इसका 1 से 2 महीने। मैंने पहले बोला आपका जो एपिडेमियोलॉजी अगर आप लिखोगे ना, तो इंक्यूबेशन उसमें लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मैंने अलग से लिख दिया। अब इसका देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ये ड्रॉपलेट, यानी कि अगर वो छींक दिया, तो उसकी ड्रॉप अगर आप पे आ गई, तो वो टीबी होने के चांस बढ़ जाएँगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेटस, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी, जैसे कि एचआईवी एड्स हो के, प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स हो गई, उनके अंदर इम्यूनिटी क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से हो सकता है। प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी कि मान लो किसी-किसी के डायबिटीज़ वगैरह हो रखी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर, इन मतलब जैसे जो नर्स वगैरह अपन काम करते हैं, तो अपन को पता नहीं है किसी की टीबी हो रखी है, उसको भी अगले को पता नहीं है, तो अपन उसके कॉन्टैक्ट में आए तो अपन को भी हो सकती है। अब ये टीबी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी, एक तो पल्मोनरी, सॉरी, और दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी कि लंग्स की टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि अदर देन लंग। अब लंग्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है ये पल्मोनरी टीबी होती है, और ये मोस्ट इन्फेक्शियस होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये रेयर होती है, और ये मोस्ट डेंजरस होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी कब होती है? ये फेफड़ों में होने के बाद में एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि अपनी अलग-अलग जगह पे जाती है। अब अपन देखते हैं इसका स्टेज, देखते हैं कौन-कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं लेटेंट स्टेट। लेटेंट स्टेट मतलब एसिम्प्टोमेटिक होती है। इनके सिम्पटम पहली बार में तो अपीयर ही नहीं होते। ये होता है नियर लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि इसमें कहाँ पे होती है? जो एडिनोपैथी होती है वो लिम्फ की होने लग जाती है। फिर अपन देखते हैं प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, यानी कि प्राइमरी, यानी कि डिजीज इन्वॉल्व इन लंग्स अफेक्ट एंड स्टार्ट इट रेप्लिकेट, यानी कि कॉमन साइन सिम्टम दिखने लग जाएंगे, बट अपन को फिर भी पता नहीं चलेगा कि उसकी टीबी है। फिर आता है प्रोग्रेसिव में एक्टिव टीबी। प्रोग्रेसिव क्या होती है? सीवियर ऑफ डिजीज आर प्रेजेंट दैट हाईली कम्युनिकेबल इफ एनी पर्सन कॉन्टैक्ट विद स्पुटम चांस टू गेट टीबी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस होने वाली मतलब जो स्टेज है वो कौन सी होती है? एक्टिव टीबी है। प्रोग्रेसिव स्टेज ये क्या होती है? सीवियरिटी होती है, यानी कि इसके अंदर पेशेंट की भी हालत ख़राब होती है, जो कॉन्टैक्ट में आता है वो भी चला जाता है। फिर आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये क्या होती है? डिसएमिनेटेड ऑफ डिजीज़ होती है, लाइक लिम्फ नोड हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, बोन, यानी कि यहाँ से क्या होती है, जो लंग होते हैं वहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाती है। फिर अपन देखते हैं इसके साइन सिम्टम, जैसे कफिंग मोर देन 14 डेज, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा कफ आ रहा है, इसका मतलब जाके है कि आप स्पुटम टेस्ट करवा लो एक बार। फीवर हो गया, नाइट स्वेटिंग होगी, इम्यूनो सप्रेशन हो गया, वीकनेस, वेट लूज, एनोरेक्सिया, हिमेप्टोसिस होता है, एक हिमोप्सिस होता है। तो इसकी वजह से अपने ये साइन साइन सिम्टम आएँगे। देखो अगर टीबी का कोई पर्सन होगा ना, उसके अंदर आपको ये सारे सिम्टम दिखी जाएँगी। जैसे कि उसका प्रोग्रेसिवली वेट लॉस होएगा। सबसे ज़्यादा तो ये कि उसका वेट लॉस होता है, ना उसको भूख लगती है, ना कुछ और उसके कफ आता रहता है। फिर अपन देखते हैं इसके डायग्नोसिस। सबसे पहले देखते हैं मोन्टेक्स। देखो मोन्टेक्स एक ट्यूबरकुलोसिस सीरीज़ के अंदर जो अपन सीरीज़ है उसके अंदर प्रोटीन होता है, वो जो आईटी देते हैं।
अब फिर उसको 24 घंटे से 48 से 24 घंटे बाद 48 से 72 घंटे बाद बुलाते हैं। फिर देखते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है नहीं हुई है। फिर स्पुटम एग्जामिनेशन हो गया, स्पुटम कल्चर हो गया, एक्सरे हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से अपन क्या देखते हैं, अपन टीबी का जो बैक्टीरिया उसको देखते हैं। फिर अगर प्रिविलेंस एंड कंट्रोल मेजर, जैसे कैसे कंट्रोल करेंगे अपन, हैंड शुड बी वॉश्ड फ्रिक्वेंटली एंड थोरोली, अपन को हाथ धोना है। माउथ शुड बी कवर्ड वाइल कफिंग, यानी कि कफिंग कर रहा हो तो अपन उसका जो माउथ है वो कवर होना चाहिए। ऑल प्रिस्क्राइब मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड प्रॉपर्ली, अपन को जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन यूज होनी चाहिए। क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो पर्सन है जिसकी वजह से हुआ है उस टीबी, उससे अपन को अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट में। फिर अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट अपन को प्रॉपर मैनेजमेंट देना होता है। सबसे पहले जो न्यू टीबी का पेशेंट होता है उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसका दोनों का 2 फेज़ में होता है। एक होता है इंटेंसिव फेज़, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ 2 महीने की होती है। अब देखो ये जो इंटेंसिव कंटिन्यूएशन फेज़ है वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इसका बस इतना मतलब है कि इंटेंसिव फेज़ में क्या होता है कि हेल्थ केयर वर्कर के सामने अपन को दवाई लेनी पड़ती है। और जो कंटिन्यूएशन फेज होता है उसके अंदर अपन जैसे घर पे आके अपन दवाई ले सकते हैं, पर कोई किट होती है उसका नाम क्या है वो भी आ जाएगा, अपन देखेंगे उसके अंदर। तो वो अपन जैसे कि वो अपन दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद जो दवाई का जो बच जाता है ना खाली पत्ता, उसको देना पड़ता है। उसके बाद में अपन को वो दवाई मिलती है। तो ये होता है कंटिन्यूएशन फेज। अब इसके अंदर कौन कौन सी दवाई लेते हैं अपन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इंथाब्यूटोल, ये ड्रग्स अपन देते हैं। टोटल 4 ड्रग होती है। फिर 2 महीने ये लेने के बाद में अपन कौन-कौन सी देते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्बुटोल, ये देते हैं अपन। 3 ड्रग देते हैं 4 महीने के लिए। तो टोटल ड्यूरेशन कितने महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया। फिर अपन देखते हैं अगर मान लो कोई पेशेंट हो गया वो दवाई नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो अपन वापस से जो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा तो अपन को वापस से कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वापस से कोर्स स्टार्ट करने के लिए अपन कौन-कौन सी देंगे, इसके अंदर अपन 5 ड्रग देंगे। कौन-कौन से देंगे, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। फिर एक और अपन इंजेक्शन देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 5 ड्रग देते हैं। फिर लास्ट में अपन कंटिन्यूएशन फेज के अंदर, लास्ट के अंदर अपन 5 मंथ का देते हैं। इसके अंदर अपन कौन-कौन सी ड्रग देते हैं, वही आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्बुटोल। तो ये सारे ड्रग देते हैं। और ये ड्रग ये जो आपका जो ये है ये कितने दिन तक चलेगा, ये आपके 8 महीने तक चलेगा। वो पहले वाला तो 6 महीने तक ही चल रहा था, फिर दूसरा वाला 8 महीने तक चलेगा। इससे बढ़िया है पहले 6 महीने वाला कोर्स ले लो, सही रहेगा। अब ये अपने जो 4 डिज़ीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ थी जो आपने कवर कर ली। जो अपनी जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है वो कंप्लीट हो गई। बाकी अगर और आपको पढ़ना है, जैसे कि मान लो कि और भी डिज़ीज़ है, काफ़ी डिज़ीज़ है, आपको पढ़ना है तो मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूँगी और इसके जो नोट्स है उस नोट्स के साथ अटैच और हो जाएगी वो पीडीएफ। अब अपन देखते हैं आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। देखो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी इतने सारे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसके अंदर अपन 2 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ेंगे। एक तो टीबी का पढ़ेंगे और एक अपन एड्स का पढ़ेंगे। तो ये अपन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम उसकी पीडीएफ अटैच, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। अब अपन देखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं वो लॉन्च होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या होता है, फॉर कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, एम्पावरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल हेल्थ। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंट्रोल करना, एनवायरमेंटल की सैनिटेशन को बढ़ाना, स्टैंडर्ड को जो न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना, जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना, जो रूरल हेल्थ यानी कि जो गाँव में लोग रह रहे हैं उसकी हेल्थ को अच्छा रखना। वैसे देखा जाए तो गाँव में जो रह रहे लोग, उनकी हेल्थ सिटी में जो रह रहे लोगों से ज़्यादा बेटर होती है। अब अपन देखते हैं कौन-कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। देखो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है वो लिस्ट ऑफ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो कोई कपल है, सबसे पहले रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद में वो मदर बनी, फिर बच्चा हुआ यानी कि नियोनेट, फिर बच्चा बड़ा हुआ चाइल्ड और बच्चा बड़ा हुआ एडोलसेंट। तो ये कौन सा है, ये सबसे पहले ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। फिर सेकंड आया नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। अब अपन देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोग्राम। इसके अंदर कौन कौन से, देखो इसको वैसे याद रखो। जैसे सबसे पहले फैमिली, जैसे फैमिली को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आया, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग की, इस प्रोग्राम के थ्रू अपने फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग करने के बाद में
मतलब मदर प्रेग्नेंट हुई तो जननी सुरक्षा योजना। फिर जननी ने किसको दिया, नवजात को जन्म दिया, यानी कि नवजात शिशु सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आया। फिर आया बच्चा हुआ, बच्चे को क्या दिलाना है, इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष यानी कि जो इम्यूनाइजेशन है वो करवाना है, और ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेसेस, ये आपका चैप्टर है ना वो जो CHN यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आएगा, पूरा एक चैप्टर ही उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना। तो ये हो गया कौन सा अपना सबसे पहले ये फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि पहले फैमिली कैसे बनाने के लिए फैमिली प्लानिंग, फिर बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में इम्यूनाइजेशन करवाया, एंड लास्ट में उसके जो बच्चा होने के बाद में जो डिजीज़ कंट्रोल है उसके बारे में। फिर आ गया न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखो अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन की कमी थी, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आया। मिड डे मील जो अपन बच्चों को खाना देते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम आया। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया, यानी कि एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी वजह से अपन को एनीमिया की जो टेबलेट है वो देते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो ये सारा कौन सा है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर आता है थर्ड कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। कौन कौन सा आता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है इंपॉर्टेंट, इतना नहीं है। नेशनल रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं है। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम में जैसे नेशनल टोबेटो कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी वजह से। फिर आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होगी, स्ट्रोक हो गया। तो इसकी जो ये है वो आपके जो 4 डिजीज़ है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर एंड स्ट्रोक, इसको आपको याद रखना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली यानी कि जो बूढ़े लोगों की सेवा करना। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये कौन से आ गए, नॉन कम्युनिकेबल। देखो इनको सही बताऊँ ना तो ये सब आपको याद, अगर एक बार दिमाग लगाओगे ना, बैठ के एक बार देखोगे आप PDF को, तो ही याद हो जाएंगे कि कैसे ही आपको याद करना है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ मैं एक बार बोल के बता रही हूँ। फिर आ गया हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, जैसे आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत जो अभी आया था, आयुष्मान भारत, उसके अंदर क्या होगा कि 10 लाख तक तो बीमा होता है, 5 लाख तक अपन को क्या होता है कि जो वनरेबल ग्रुप होते हैं या फिर जो ऐसे ग्रुप होते हैं, उनको क्या होता है वो हेल्थ हेल्थ के बारे में, यानी कि वो हॉस्पिटल में जाके अपनी इलाज करवा सकता है, मुफ्त इलाज मिलता है 5 लाख तक का। नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए है। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, तो ये 5 प्रोग्राम है। अब 5 प्रोग्राम है, 5 प्रोग्राम नहीं है, मतलब लिस्ट है। इन लिस्ट के अंदर जो प्रोग्राम है, अगर मान लो आपकी क्वेश्चन आ गया तो सही में सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं मानती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ याद करना ही नहीं है, बस बैठ के एक बार सोचना है कि कौन कौन सा प्रोग्राम कैसे कैसे हो सकता है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या आया था, न्यूट्रिशन क्या देंगे अपन बच्चों को, कि जैसे कि गर्ल्स के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया को अपने अपने इंडिया के अंदर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन देंगे अपन। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, उनको आपको बस एक बार बैठोगे तो याद हो जाएगा। अब अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब आया था, 1962 में, और जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1992 में। तो इसको आपको याद रखना है। अब जो ये आपका जो RNTCP होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डोट्स स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होता है। और ये कब हुई थी, 1997 के अंदर जो डोट्स थेरेपी है वो इंक्लूड हुई थी। अब अपन देखते हैं, ये जो आपका प्रोग्राम है वो रिकॉग्नाइज एज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग TB कंट्रोल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, यानी कि जो अपने वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया गया और सबसे ज़्यादा फास्ट लिया गया जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, TB का ये जो डोट्स थेरेपी वाला प्रोग्राम है वो है। अब आपकी जो डोट्स थेरेपी है वो 2 टाइप्स से अपन देते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, एक तो इंटेंसिव फेज होता है, एक कॉन्टिन्यूशन फेज होता है। इंटेंसिव फेज कितने महीने का होता है, 2 से 3 महीने का होता है, और जो कॉन्टिन्यूशन फेज होता है वो कितने का, 4 से 5 महीने का। इसके अंदर जो अपन मेडिसिन होती है वो 3 टाइम लेनी होती है अल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन ली, एक दिन नहीं ली, एक दिन ली, एक दिन नहीं ली। और इसके अंदर ये जो मेडिसिन है ना अपन को हेल्थ केयर वर्कर के सामने ही लेनी पड़ती है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइडली वीकली ब्लिस्टर पैक, यानी कि अपन को एक मतलब 1 हफ्ते की देते हैं, ब्लिस्टर पैक देते हैं अपन को। वो उसके अंदर भी अपन को 3 टाइम ये सेम रूटीन होता है, और इसके अंदर अपनी विटामिन्स वगैरह और दे सकते हैं, यानी कि अगर जिस दिन वो दवाई लिया उस दिन विटामिन्स की गोली वो दूसरे दिन ले लेगा। अब इसके अंदर फर्स्ट डोज टेकन हेल्थ वर्कर, यानी कि फर्स्ट डोज तो अपन को हेल्थ वर्कर के सामने लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो जो डोज़ ले रहा है वो
हेल्थ वर्कर के सामने पहली डोज़ ले लिया, तो उसके भी सैटिस्फैक्शन रहेगा हेल्थ केयर वर्कर की कि हाँ, मेरे सामने ले ली, और जो पेशेंट जो ले रहा है उसके भी ऐसा रहेगा कि हाँ, मैंने ये ले ली तो मुझे ये ऐसे-ऐसे लेनी है। अब होता है एम्प्टी ब्लिस्टर पे कलेक्ट टू एंश्योर मेडिसिन आर टेकन, यानी कि जो वो खाली पत्ता है ना, अगर वो जो दब जब भी उसको दवाई मिलेगी जब वो खाली पत्ता देगा, तो इससे क्या रहता है कि अपन को भी पता रहता है कि पेशेंट रेगुलरली ले रहा है या नहीं ले रहा। देखो 6 महीने ऑब्जर्वेशन में रखना तो इम्पॉसिबल है किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को, तो इसलिए आपको अपन क्या करते हैं कि अपन अपना इंश्योर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये आता है कि जो खाली पत्ता है वो लेना है, और जो पत्ता फिर उसको वापस से अपन जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाएँगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूस इंसिडेंस एंड डेथ, यानी कि टीबी की इंसिडेंस यानी कि न्यू केस होने से अपन को रोकना है। प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि प्रिवेंट करना है ताकि वो, जैसे बीच में अपन दवाई छोड़ दें तो क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तो उसको वापस से दवाई लेनी पड़ती है और एक्स्ट्रा दवाई लेनी पड़ती है, पूरा शरीर और ख़राब होता है वो अलग। तो इसकी वजह से अपन को इसको प्रिवेंट करना है। इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर फॉर टीबी डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि जैसे मान लो अपन जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि सब कहाँ जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट में जाते हैं तो इसलिए अपन को जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। इंटीग्रेट टीबी सर्विस विद एनआरएचएम हेल्थ सिस्टम, यानी कि एनआरएचएम को के साथ में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब आता है थर्ड, नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन, यानी कि टीबी की एलिमिनेशन करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान है वो 2017 से 2025 तक चला था। अब ये जो नेशनल रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो रिलीज़ करा था कब, एनएसपी 2017 से 2025 तक। इसमें एलिमिनेट करना है अपन जो टीबी है वो 2025 तक अपन को कैसे ना कैसे करके एलिमिनेट कर देनी है, यानी कि उसको ख़त्म कर देना है। अब जो आपकी जो है नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान है वो 4 पिलर रखती है, पीबी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले डी का मतलब डिटेक्ट, यानी कि अपन को फाइंड करना है जो केस है, अर्ली केस को फाइंड करना है, जो एक तो ड्रग सेंसिटिव टीबी केस और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केस। देखो ड्रग सेंसिटिव टीबी केस कौन से होते हैं, जो न्यूली जो टीबी वाले केस होते हैं वो क्या किस काम के आते हैं, ताकि जो अपन जो ड्रग ले रहे हैं वो एक बार लेके अपन ने ख़त्म कर दी, और जो ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि ड्रग को रेजिस्टेंस हो गई, मतलब बीच में कोर्स को छोड़ दिया। फिर आती है निश्चय आईडी। देखो निश्चय आईडी क्या होती है, वेब बेस्ड टीबी रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि निश्चय आईडी के अंदर क्या होता है कि सब लोगों की जो रूरल हेल्थ हो, जो अर्बन में रह रहे हैं उन सबकी निश्चय आईडी बनती है, जिसके अंदर सभी लोगों की निश्चय आईडी बनेगी। अब जिसके अंदर जो भी टीबी का केस फाइंड हो गया तो वो इसके अंदर निश्चय आईडी के थ्रू उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, देखो ये क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट मिक्स, यानी कि इट मीन्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डॉक्टर, हॉस्पिटल, कम्युनिटी वर्कर टुगेदर टू फाइट टीबी, यानी कि ये सब मिलके क्या करते हैं, टीबी से फाइट करते हैं, मतलब फाइट यानी कि अपन को टीबी को हराना है सबको मिलकर। अब इंसेंटिव टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, इनको अपन इंसेंटिव क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, देखो 250 नोटिफिकेशन ऑफ टीबी केस, यानी कि सबसे पहले अपन को टीबी का केस नोटिफाई हुआ तो 500 ₹250 उसको दिए। फिर ₹250 कंप्लीट एवरी मंथ ट्रीटमेंट, यानी कि वो जो 6 महीने तक कोर्स ले रहा है तो ₹250 उसको जब हर महीने उसको दे दिया। फिर ₹500 कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद में उसको देंगे। ₹2750 नोटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव टीबी, यानी कि जो कोर्स लिया है उसने 6 से 9 महीने का जो भी कोर्स लिया है उसने, अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसको 2750 देंगे। अगर मान लो किसी कारणवश वो दवाई नहीं ले पाया और ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तो उसको कितने रुपए देंगे, अपना 6-750 उसको रुपीज़ देंगे। तो ये क्या हो गई, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। अब अपन देखते हैं सेकंड, ट्रीटमेंट, यानी कि डिटेक्ट कर लिया फिर ट्रीट करा। ट्रीट करने के लिए अपन प्रॉपर एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे। अब कैसे कैसे देंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ टीबी पेशेंट, यानी कि न्यू पेशेंट है या फिर ओल्ड पेशेंट है। फिर उसकी फेज देखेंगे, इंसेंटिव फेज और कॉन्टिन्यूशन फेज। ड्यूरेशन 2 मंथ 4 मंथ मैंने भी बता ही दिया था आपको। ड्रग कौन कौन सी देखिए, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इंथाबिटोल, ये देंगे 4 ड्रग देंगे 2 महीने के लिए, 3 ड्रग देंगे 3 महीने के लिए, जो मैंने अभी बता दिया। टोटल ड्यूरेशन कितने होता है, 6 मंथ का होता है। अब मान लो कोई किसी ने नहीं ली और बीच में दवाई छोड़ दी तो उसको क्या करेंगे, उसका अलग होता है, उसके अंदर स्टेप्टोमाइसिन होता है, वो एक अलग से ऐड कर ली जाती है और 5 ड्रग होती है। सेकंड, ये 3 महीने के लिए देते, वो 2 महीने के लिए देते थे। सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर क्या करेंगे, 3 ड्रग देंगे और इसके अंदर अपन ये जो टोटल ड्यूरेशन कितना होता है 8 महीने का, उसमें 6 महीने का, इसमें 8 महीने का टोटल ड्यूरेशन हो गया। अब निश्चय पोषक योजना के तहत अपन जो एनआरएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है उसने क्या किया कि ₹500 पर मंथ देता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा खाना खा सके। ₹500 में तो कोई क्या ही खाना खाएगा, बट फिर भी चलो ठीक है, कुछ तो दे रहा है तो अपन ₹500 जो एनआरएचएम है वो देता है, एनएचएम।
फिर थर्ड आ गया प्रिवेंट। अब प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ टीबी इन हाई ग्रुप, यानी कि हाई ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो किसी के घर में टीबी का पेशेंट है, तो उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि उसके घर में जो लोग रह रहे हैं उनको टीबी होने के चांस ज़्यादा है, तो उनको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट एयरबोर्न इन्फेक्शन अमंग क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट टीबी, यानी लेटेंट यानी कि जब वो टीबी अपना स्प्रेड ही नहीं हुआ, यानी कि वो एसिम्टोमेटिक है, पर अपन को पता चल गया तो उस टाइम पे अपन को ट्रीटमेंट दे दिया, तो बिल्कुल सही है। एड्रेस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ टीबी, तो ये क्या हो गए, प्रिवेंट। फिर आता है बिल्ड, यानी कि दिस मीन्स स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल, यानी कि अपन को सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवानी है। ये क्या इंक्लूड करता है, बेटर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक अच्छी रोड रहेगी तो अपन उस पर गाड़ी स्मूथली चला सकते हैं, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अपने हॉस्पिटल का तो सही रहेगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए, सफिशिएंट मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, स्मूथ मेडिसिन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, बिल्ड है ना। तो ये अपना जो नेशनल नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कंप्लीट। अब अपन देखते हैं सेकेंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब इसके अंदर कौन सा, नेशनल हेड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देखो ये जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बहुत मतलब ये दोनों प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो एचआईवी वायरस होता है उसकी वजह से होता है। अब देखो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1986 में होता है, और चेन्नई में हुआ था, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर थी उसके अंदर। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1987 में, मतलब 96 में तो फर्स्ट वो जो केस है वो फाइंड हुआ था, और उसके बाद में अपने नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम आ गया। अब इसका देखते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ क्रिएटेड नेशनल हेल्थ कंट्रोल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लीड होता है एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये इसको लीड करते हैं। अब जो NACO है वो स्टेबलाइज कब हुआ था, 1992 में स्टेबलाइज हुआ था। इसका जो मेन एम क्या है, प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर इंडिया HIV कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम चल रहा है HIV कंट्रोल प्रोग्राम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। वर्क थ्रू 35 स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज, यानी कि 35 स्टेट के थ्रू ये काम करता है। अब इसका एम देखते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का एम क्या है, टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कि HIV का ट्रांसमिशन ना हो उसको प्रिवेंट करना। टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम करना। मोर्टेलिटी क्या होती है, डेथ, यानी कि HIV की वजह से कितनी डेथ हो रही है, और मोर्टेलिटी यानी कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। फिर आता है टू मिनिमाइज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, यानी कि देखो इस इन्फेक्शन की वजह से अपने जो सोशल एंड इकोनॉमी में तो अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक डिजीज़ को अगर अपन कम कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो इसकी वजह से अपना सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वो उसको मिनिमाइज करना। अब इसकी है ना 5 फेज़ दी गई थी। अपना जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था इसकी 5 फेज़ दी गई थी। अब देखते हैं 5 फेज़ कौन-कौन सी है। सबसे पहले अपन देखते हैं फेज़ 1, जो कब आई थी, 1992 से 1999 तक आई थी। ये क्या है, फर्स्ट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका मेन फोकस क्या है, स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी कि जो HIV का इन्फेक्शन है उसको स्लो करना। अब नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको स्टेबलाइज किया था फर्स्ट फेज़ को। इसका मेन फोकस क्या है, अवेयरनेस जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन आ रही है उनमें अवेयरनेस कर प्रोवाइड करवाना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है जो अपनी हॉस्पिटल वगैरह है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाना। प्रिवेंशन सर्विस फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन की जहाँ पे ये HIV है, जैसे एपिडेमिक स्टेज में जहाँ पे बोले कि स्पेसिफिक एरिया में है, तो वहाँ पे क्या है अपन को प्रिवेंट करना या फिर अवेयरनेस लेके आना। फिर आता है एक्टिविटी कौन कौन सी होती है इस फेज के अंदर, कंट्रोल STD की सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कॉन्डम प्रोग्राम। तो कॉन्डम एंड कंट्रोल STD प्रोग्राम इसके अंदर एक्टिविटी आई थी। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो एड्स के बारे में क्या है ना अभी भी लोग खुल के नहीं बताते, तो इसके अंदर क्या हुआ कि एड्स के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन आई, लोगों से बातचीत की थी। क्लिनिकल मैनेजमेंट डिटेक्टेड केसेस, यानी कि जो केस डिटेक्ट हो गए उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट करना। ये कौन सी थी, फर्स्ट फेज। फिर सेकंड फेज कब आई थी, 1999 से 2004 तक आई थी। ये लॉन्च कौन किया था, वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वो पूरी कंट्रीज होती है, अपनी जो कंट्री है उनको क्या देता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ये लॉन्च किया था, इसने सपोर्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, ये जो सेकंड फेज है उसको लाने में। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, यानी कि जो HIV का जो स्प्रेड है उसको कम करना। इंक्रीज इंडिया कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू HIV एड्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि अपन को बाहर से हेल्प ही नहीं लेनी पड़ी, अपनी जो
ये एचआईवी एड्स है उसका ट्रीटमेंट हो जाए, अवेयरनेस इतनी हो कि ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसका मेन फोकस था ये। अब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या-क्या थी इसके अंदर, नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी आई थी और ब्लड प्रो पॉलिसी आई थी। सॉरी। मतलब इसमें क्या हुआ था कि जैसे ब्लड की वजह से ब्लड अपन इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी को चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है ये जो अपना एचआईवी एड्स है वो उसके जो बॉडी फ्लूइड की वजह से उसके अंदर चला जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो एक्ट आया था, तो इस एक्ट के थ्रू अपन को अच्छे से ब्लड को जाँच लेना है पहले। स्केलिंग अप टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप, यानी कि हाई रिस्क ग्रुप को अपन को ज़्यादा इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाना, ज़्यादा अवेयरनेस लेके आनी है। जीआईपीए यानी कि ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी, यानी कि जो पीपल जिनके एचआईवी हो रखा है उनका इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं लेके आना कि इसके एचआईवी हो रहा है तो अपन इससे बात नहीं करेंगे। एआरटी प्रोग्राम, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम, तो जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है वो इस पॉलिसी के थ्रू आया था। नेशनल काउंसलिंग ऑन एड्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, आल्सो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज, यानी कि जो नेशनल काउंसलिंग ऑफ एड्स, यानी कि एड्स के बारे में एक्सपर्ट बताते थे भाई आप ये स्टेप्स लो ताकि अपन को जो एड्स है उसको कंट्रोल कर सके। तो इसके ये किसके द्वारा इनिशिएटिव हुआ था, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएटिव हुआ था। अब इसके सेकंड फेज़ के अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटी ली गई थी? एआरटी ट्रीटमेंट सेंटर प्रोवाइड करवाए गए थे, नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी अवेयरनेस स्कीम आई थी, ब्लड बैंक एंड ब्लड सेफ्टी मेजर्स आए थे, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग कंट्रोल आए थे। यानी कि इसके अंदर मेनली जो स्कीम्स आई थी, जो सेकंड वाली जो अपनी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंदर स्कीम आई थी। अब अपन देखते हैं थर्ड। थर्ड फेज़ कब आई थी? 2007 से 2012 तक आई थी। इसका मेन गोल क्या था? टू हेल्थ एंड रिज़र्व रिज़र्व द एचआईवी एपिडेमिक इन इंडिया इन 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर अपन को जो एचआईवी के केस उनको स्टॉप करना है या फिर रिड्यूस करना है जो स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है। स्केलिंग अप प्रिवेंशन एफर्ट फॉर हाई रिस्क ग्रुप एंड जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जो जिन हाई रिस्क ग्रुप के अंदर जो ये हो रही है अपनी एचआईवी उनको डिटेक्ट करना, एंड जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जनरल पॉपुलेशन में भी देखना, क्योंकि अपन जैसे एचआईवी टेस्ट अभी भी कर अपनी हॉस्पिटल में होता है, तो क्या होता है कि इसको देखते हीन भावना से देखते हैं कि इसके एचआईवी हो रहा है, तो इसका मतलब गलत ही नहीं होता है, हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ताकि अगले को इसे अनकम्फर्ट फील नहीं हो कि भाई मैं एचआईवी का टेस्ट करवाने आया हूँ तो ये अजीब तरीके से क्यों देख रहा है। प्रोवाइड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट अक्रॉस इंडिया, यानी कि केयर केयर प्रोवाइड होना, उनको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करना, तो ये सारे और ट्रीटमेंट रेगुलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ये था थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। फिर आती है फोर्थ। फोर्थ के अंदर अब देखते हैं 2012 से 2017 में आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस न्यू एचआईवी केस बाय 50%, यानी कि 50% तक अपन को एचआईवी के केस को कम करना है। प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू ऑल एचआईवी एड्स पेशेंट। कॉम्प्रहेंसिव केयर मतलब वही प्रमोट, पहले तो प्रमोट करना है, फिर प्रिवेंट, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव, यानी कि पहले तो होने ही नहीं देना है, हो गया तो उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट नहीं हुआ तो उसको क्योर करना है, और क्योर होने के बाद में उसको रिहैबिलिटेट करना है। फिर आ गया इसका प्रिवेंशन सर्विस, इसके अंदर आता है फोकस हाई रिस्क ग्रुप, यानी कि अपन को फोकस करना है कि जैसे मान लो किसी की ब्लड चढ़ा रहे हो आप, तो उसको पहले अच्छे से देख लो कि एचआईवी पॉजिटिव ब्लड तो नहीं है ये। अगर मान लो क्या नाम से जैसे जाते हैं ना कि अपन कटिंग वगैरह करवाने के लिए नाई की दुकान पे जाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है ना कि वो पैसे बचाने के चक्कर में एक ही ब्लेड से कर देता है, तो उसका अपन को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जिसके अपन जो एचआईवी हो रहा है उसको अपन कम कम कर सकें। फिर आता है केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विस, यानी कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि हीन भावना से नहीं दिखना चाहिए, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरी एचआईवी हो रहा है, तो मतलब क्योंकि गलत सोचते हैं लोग, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है। फिर आता है लीव सर्विस, CD4 काउंट, यानी कि जो एड्स की जो एचआईवी की जो लास्ट स्टेज होती है वो एड्स होती है, जिसके अंदर CD4 सेल्स होती है ना, उसका काउंट 200 से भी कम हो जाता है। तो उसकी अपन को लैब सर्विस, यानी कि उसके डिटेक्शन के लिए अपन को टेस्ट करवाना। फ्री एआरटी ट्रीटमेंट, यानी कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो फ्री में प्रोवाइड करवाना। अब जो नेशनल हेल्थ ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंदर एक आया था रेड रिबन क्यूब्स के नाम से, यानी कि ये रेड है ना, ये तो इसमें पे वो येलो हो गया, पर ये रेड है ना, तो ये इसके थ्रू अपन पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, जो इसका सिंबल है एड्स का वो ये है, ये क्वेश्चन आता भी है। फिर ये जो ये रेड रिबन ये कहाँ लगाया था? कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि अवेयरनेस हो बच्चों के अंदर। फिर आता है फेज़ 5। फेज़ 5 कब आया था? 2021 से लेके 2026 तक। इसमें क्या है, ये फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली फंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। कंटिन्यू इंडिया एचआईवी कंट्रोल प्रोग्राम टिल 2025 से 26 तक, यानी कि ये इसका टारगेट था कि 2026 तक अपन को क्या करना है,
कि ये एकदम कंट्रोल लेके आ जाना है एचआईवी पे। फिर ये क्या था, सपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने भी इसको सपोर्ट किया ताकि जो एचआईवी है उसको एंड कर सके 2030 तक। मतलब मेन टारगेट क्या है कि अपन को 2030 तक अपन को जो एचआईवी है उसको ख़त्म करना है। फिर आता है टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, यानी कि टेस्ट हुई, इसके अंदर ट्रीटमेंट पॉलिसी हुई। फिर आता है संपूर्ण सुरक्षा केंद्र। देखो, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र अगर होएगा तो उसकी वजह से अगर मान लो एक संस्था बन गई एड्स की, तो वहाँ पे जो एड्स के लोग जाएंगे तो उनको ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे उसको, उनको लगेगा कि और भी तो पेशेंट है, ताकि उस उनको ऐसे अलग नहीं लगे। अब जैसे हॉस्पिटल में जाती है तो अगर एक पेशेंट एचआईवी का है और खांसी जुकाम सर्दी के है, तो उनको उसको एक को ऐसे लगेगा कि यार जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, अजीब सा और लगेगा उसको, एकदम लो फील होएगा कि मैं कहाँ आ गया। तो उसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है। तो अगर एक ऐसी संस्था बने वहाँ पे जहाँ पे एचआईवी का टेस्ट हो, इसका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग और फॉलोअप हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये किसके अंदर आई थी, अपनी जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 में आई थी ये। तो ये आपके जो दो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हुए, एक तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम और ये एक ये एड्स प्रोग्राम। अब देखो इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसकी पीडीएफ मैंने अटैच की है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि किसी किसी को होता है ना कि सारा पढ़ने की आदत होती है, तो आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप एक बार अगर ऐसे लग रहा है आपको कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके जो ये पीडीएफ है इसके अंदर से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखते हैं अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। इसके अंदर एक अगर क्वेश्चन आ सकता है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है नर्सिंग मैनेजमेंट के नाम से, कि जैसे कि मान लो एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि डायबिटीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ। डायबिटीज़ अब की बार इंपॉर्टेंट भी है, तो बोले कि डायबिटीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ। तो आप कैसे करोगे डायबिटीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट? जैसे आपने एमएसएन में किया है, एमएसएन में अपन ने क्या लिखा था, सबसे पहले असेसमेंट किया, फिर उसके डायग्नोसिस लिखे, फिर उसके इंटरवेंशन लिखे। तो वो वैसा वाला नर्सिंग मैनेजमेंट आपकी कम्युनिटी में नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो फर्स्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके अकॉर्डिंग आपके जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो होगा। उसके अंदर एक केयर होती है, कॉम्प्रहेंसिव केयर, जो मैंने बार बार बताई थी कि कॉम्प्रहेंसिव केयर क्या होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डायरेक्टली वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं जाती है। ये क्या होती है, ये धीरे-धीरे स्टार्ट होती है और लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक होके क्रोनिक हो जाती है। तो ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आपके जो अपने जो इंडिया के अंदर या फिर बोलते हैं आपके सिलेबस के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मेनली 4 या 5 टाइप की कौन-कौन सी है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ हो गई और स्ट्रोक हो गया। डायबिटीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पे आने वाली जो अपने जो डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल में, वो डायबिटीज़ है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक सीओपीडी, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ये अपने कितनी 5 डिजीज़ हो गई। तो ये डिजीज़ है, ये आपके जो अपने सिलेबस में है और इसी के अंदर से क्वेश्चन आने के चांस है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के बारे में अपन देखेंगे, और एक हाइपरटेंशन भी है, हाइपरटेंशन का भी नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। तो अपन देखते देखो कॉमन रिस्क फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई इंसान टोबैको खा रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं भई तुम टोबैको मत खाओ, ताकि तुम्हें जैसे माउथ कैंसर है वो नहीं हो। कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई अपने लाइफ़स्टाइल को सैनिटी बना रहा है, जैसे खाना-पीना बाहर का खा रहा है, तो ये क्या है, मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। अपन एक्सरसाइज करके, अपन अच्छा खाना खा के, अपन जो फालतू की चीज़ें खा रहे हैं वो ना खा के अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, किसी की एज होगी, किसी का जेंडर हो गया, तो इसको अपन मॉडिफाई तो कर नहीं सकते, तो ये हो गया नॉन मॉडिफाइबल। तो ये रिस्क फैक्टर अगर मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए, तो आपको किस तरह से लिखना है ये मैंने बता रखा है। अब मान लो डायबिटीज़ का क्वेश्चन आ गया आपके, तो डायबिटीज़ में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, साइन सिम्पटम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, और लास्ट में रोल ऑफ नर्स अगर आप लिखो तो लिख सकते हो। तो ये क्या होता है कि ये एक अपन कोई भी डिजीज़ होती है जैसे कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, और इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो आती है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, आप कम्युनिकेबल हो गया, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, आपको लिखनी ही लिखनी है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या-क्या आता है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो आपको वेदांग ने पढ़ाया, तो उसके अंदर आप एक बार देख लेना जाके उसका एपिडेमियोलॉजी का, तो ये आपको लिखना है। तो अब इसके अंदर एक 4 into 4 अप्रोच आती है, यानी कि 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गई एंड रेस्पिरेटरी हो गई। एंड 4 इसके रिस्क फैक्टर है, कौन-कौन से? टोबैको, आजकल सभी बोलते हैं ना कि टोबैको खाते ही हैं, जो यंग एज है वो ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ कर रही है। सेकंड आ गया अल्कोहल, पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी तो इतनी हो गई ना कि आजकल बैठे-बैठे घर पे बैठे तो ओला कर लो, घर से यहाँ से लेकर अपन जैसे नीचे तक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक आती है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर चल लिया। तो फिजिकल इनएक्टिविटी तो बहुत हो गई। अब अपन देखते देखो
रोल ऑफ नर्स में जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही आता है। जैसे आपके मान लो क्वेश्चन आ गया, अब इसको अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन को देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अब आपके आ गया डायबिटीज़, डायबिटीज़ का एक आपके 8 नंबर माइंड टाइम पे 16 नंबर का क्वेश्चन आता था, शायद आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके बारे में पूछ लेगा। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा 5 या 8 नंबर का आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, कि आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो डायबिटीज़ का, तो आप कैसे लिखोगे? तो उसको अपन डिस्कस करते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, वो अपन कब देते हैं, जब इंसान उस चीज़ से दूर रहता है। मान मान लो किसी की हाइपरटेंशन नहीं हुई है और बाद में हो जाएगी, ये अपन को पता नहीं है कि हो जाएगी, पर नहीं हुई है, उससे पहले अपन जो दे रहे हैं जहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में नहीं आएगी, अपना आपका नर्सिंग मैनेजमेंट स्टार्ट होएगा प्राइमरी प्रिवेंशन से। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे को अपन बोलते हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ। अगर चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, आपकी कैविटी लग सकती है। तो पहले तो उसने खाई नहीं, लेकिन सेकंड टाइम पे उसने खा लिया, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि आप ये चीज़ मत खाओ, यानी कि अपने पास एक आ गया कि भाई अगर आप ये चीज़ फ्यूचर में करोगे तो आपकी डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन होने के चांस हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या देंगे, हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन अपन को देना इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। अब जैसे हम आपके क्वेश्चन आएगा डायबिटीज़ में, तो डायबिटीज़ में आप हेल्थ प्रमोशन कैसे-कैसे दोगे, उसके बारे में लिखना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कि आपको क्या-क्या ले सकते हो आप, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले आप क्या-क्या कर सकते हो। जैसे कि आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो उसको कम करोगे आप। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर आता है सेकेंडरी अपना सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस। मान लो उसकी डायबिटीज़ हो गई पर्सन की, तो उसको आप डायग्नोज़ करोगे सबसे पहले। जाओगे डायग्नोज़ करोगे, चेक करवाओगे, एचबी1एसी करवाओगे, जिसमें 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज़ लेवल आ जाएगा। फिर आ गया प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, मेडिसिन प्रोवाइड करवाओगे उसको। मेडिसिन जो आपने फार्मा में पढ़ी हो, सारी मेडिसिन जैसे ग्लिपाजाइड हो गई, इंसुलिन हो गया, जो नॉन रैपिड इंसुलिन, वो जो सारी चीज़ें आप इसमें प्रोवाइड करवाओगे। फिर आगे लास्ट में टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या, कि आपको जो जैसे डायबिटीज़ की वजह से मान लो कभी-कभी ये होता है ना कि अपने पैर भी कटने की आ जाती है, क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर अपने जैसे नाखून भी टच हो गया, वो भी अपने क्या कर सकता है, सीवियर वुंड कॉज़ कर सकता है। तो अपन को क्या होता है, उसको डिसेबल लिमिटेशन, यानी कि डिसेबिलिटी लिमिटेड हो जाए, मतलब जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसको रोकना और रिहैबिलिटेशन करना। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी प्रिवेंशन। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि अगर आपके मान लो जो क्वेश्चन आ गया कोई भी नर्सिंग मैनेजमेंट का, तो आप कैसे करोगे। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे अपन। देखो इतनी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये आपका वन शॉट है, तो वन शॉट में इतनी सारी डिजीज़ कवर करना मतलब कवर हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए अपन एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के जैसे आपके मोस्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन या फिर कोई और डिजीज़। देखो अपन भगवान तो है नहीं जो प्रेडिक्ट कर दे कि भाई नहीं यही क्वेश्चन आएगा। बस अपन एक कज़म लेके चल रहे कि भाई हाँ, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आने के 90% चांस है तो 85% तक तो आ ही सकता है क्वेश्चन। तो बस इसी को अपन मतलब ध्यान में रखते हुए अपन देखिए मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कि आप उसका एग्जांपल लेते हैं आपका डायबिटीज़ का, कि डायबिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या होती है अपनी डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ कितने टाइप की, वैसे तो 3 ही टाइप की होती है, इसमें 4 टाइप बता रखा है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो जनरली बच्चों को होती है, और ये अपने जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो अडल्ट पर्सन हो गए, जो एज्ड पर्सन होती है, उनमें होती है। उनमें क्या होती है कि जो बॉडी होती है, यानी कि बीटा सेल्स क्या होती है, इंसुलिन तो बना रही होती है, लेकिन पेनक्रियाज़ वाली सेल क्या होती है, उसको मतलब उसको यूज़ नहीं ले पा रही है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है डायबिटीज़ होने से पहले, यानी कि किसी पर्सन का ग्लूकोज़ चेक किया, उसको बोले कि आपकी ग्लूकोज़ हाई आ रही है, आपकी डायबिटीज़ हो सकती है, तो ये होगी प्री डायबिटीज़। एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। अब आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस। इंसिडेंस मैंने पहले बताया था, न्यू केस, प्रीवैलेंस यानी कि न्यू प्लस ओल्ड केस, उसको बोलते हैं प्रीवैलेंस। अब जो अपना डायबिटीज़ है वो सेकंड नंबर पे आता है, और जो अपने डायबिटीज़ प्रेजेंटली जो इंडिया में कितने 74 मिलियन पीपल को है। तो ये क्या हो गया इसकी इंसिडेंस। अब इसकी वजह से जो अपने अडल्ट्स होते हैं उसके अंदर 8.3% हो गया, तो ये सारी क्या होती है इसकी इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस। फिर आते हैं जब अपन देखते हैं एजेंट यानी कि किस-किस की वजह से ये होता है। जैसे पैंक्रियास डिसऑर्डर हो गया, इंसुलिन प्रोडक्शन डेफिशिएंसी हो गई, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई, जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, तो इसके एजेंट आ गए। फिर आता है होस्ट। फिर आता है होस्ट फैक्टर। होस्ट में जैसे कि एज कितनी है पर्सन की, कि एज्ड है कि या फिर बच्चा है, इसका सेक्स यानी कि फीमेल है कि मेल है, जेनेटिक फैक्टर हो गया, इम्यून मैकेनिज्म हो गया, ओबेसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है, मेटरनल डायबिटीज़ हो गया, एनवायरनमेंट
यानी कि कौन-कौन से एनवायरनमेंट जो उसको सूटेबल बनाते हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई, डाइटरी फाइबर हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, केमिकल एजेंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया और अर्बनाइजेशन। तो ये सारे क्या होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो आपने ये जो आपने डायबिटीज़ वगैरह ये आपने एमएसएन में अच्छे से पढ़ रखी है, तो आई होप मुझे पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेन आपके जो आते हैं एक तो एपिडेमियोलॉजी और एक इसका जो आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो ये आपके अपन देखते हैं। फिर आ गया अपना इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो किसकी वजह से होती है? इम्यून सिस्टम हो गया उसका डिसऑर्डर होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होती है? जो बीटा सेल्स होती है वो उसको जो इंसुलिन है उसको ले नहीं पाती, तो ये किसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉपर सेल्स वो डेवलप नहीं हो पा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप हो गया, पैनक्रियाज़ जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यू टू हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्पटम कीटोएसिडोसिस हो सकता है, कीटोन्यूरिया हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन हो सकता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया, फटीग एंड हेडेक हो गया। तो ये सारे क्या हो गए इसके कॉमन साइन एंड सिम्पटम। अब बस अपन देखते हैं स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी डायबिटीज़ हो रखी है? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपन देखेंगे कि उसको ज़्यादा प्यास, ज़्यादा भूख, ज़्यादा टॉयलेट लग रही है, तो अपन तो वो देखेंगे। लैब टेस्ट में क्या कराएँगे अपन? यूरिन टेस्ट हो गया, सिंगल ब्लड शुगर एस्टिमेट हो गया, फास्टिंग यानी कि अपन कुछ नहीं खिलाएँगे 6 से 8 घंटे तक, नॉन फास्टिंग यानी कि अपन कभी भी ले लेंगे उसका शुगर। एक होता है HbA1c, यानी कि इसमें 2 या 3 महीने की शुगर होती है, वो अपन देख लेते हैं। फिर आता है जीटीटी, ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसको अपन उसकी जो ये वैल्यू है ये WHO के अकॉर्डिंग ये आप देख लेना। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ अपने जो जब मदर होती है उसमें जब बेबी वूम में होता है, तो उस टाइम पे डायबिटीज़ है, तो उसको अपन कैसे-कैसे अपन डायग्नोज़ कर सकते हैं। अब मेन आ गया इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो मैंने पहले बताया था, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, इसके अंदर क्या करेंगे? पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी करेंगे, हाइट स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस-किस ग्रुप को ज़्यादा हो सकती है। सेकेंडरी में अपन डाइट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, जैसे ग्लूकोसाइडेड हीमोग्लोबिन हो गया, सेल्फ केयर हो गया और होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होगी। टर्शरी प्रिवेंशन यानी कि जो डायबिटीज़ है वो कॉम्प्लिकेशन में ना बदल जाए, इसके लिए अपन टर्शरी प्रिवेंशन देंगे उसको। फिर आता है मैनेजमेंट में अपन प्राइमरी में इंसुलिन थेरेपी देंगे, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे, इंटरमीडिएट देंगे, लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि जो आपने जो ड्रग पढ़ी थी वो सारी अपन मैनेजमेंट में देंगे। अब इसके अंदर जो ड्रग लिख रहे, ज़रूरी नहीं कि आपको वही हो, आपको जो याद हो वो आप ड्रग लिख सकते हो इसके अंदर। ओरल मेडिसिन हो गई, ये ग्लिपरजाइड हो गया, अल्फा ग्लूकोसाइडेज़ हो गया, थायजाइड हो गया, तो ये सारी जो डिज़ीज़ या जो ग्लूकोज़ या फिर जो ये मेडिसिन है वो आप दे सकते हो। तो इसके अंदर लास्ट में रोल ऑफ नर्स में आप क्या कर सकते हो कि उसको जो पेशेंट है उसको आप एजुकेट कर सकते हो। इसका रिव्यू फैक्टर इन ग्लूकोज इंस्टेबिलिटी एनकरेज पेशेंट टू रीड लेबल्स, यानी कि आप उनको बताना है कि अगर आप दवाई ले रहे हो तो किस हिसाब से उनको एजुकेट करोगे आप। पेशेंट को आप डायबिटीज़ मेडिसिन पे कैसे वर्क करती है उनको बताओगे आप। उनको बोलोगे कि आपको देखना है कि आपकी जब खाने से पहले कब कितनी ग्लूकोज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई लेनी है। इंजेक्शन अगर देख रहे हो तो आप प्रॉपर ऐसे नहीं कि एक ही साइड पे लगा रहे हो, अलग अलग साइड पे। तो ये क्या होती है आपके जो इसका मैनेजमेंट होता है। देखो अपन बहुत जल्दी-जल्दी कवर करें, आई थिंक आपको समझ में भी नहीं आ रहा, बट इसके अंदर मेन जो मैंने बताया मेन यही है कि अगर आपको अगर मान लो मैनेजमेंट आ गए, फिर कोई भी क्वेश्चन आ गया नॉन कम्युनिकेबल का, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है, तो आप बिना पढ़े भी कैसे कर सकते हो? आपको बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है, कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसकी डेफिनिशन लिखोगे, उसकी इटियोलॉजी लिखोगे, उसकी एपिडेमियोलॉजी लिखोगे। एपिडेमियोलॉजी जिसके अंदर लिखी है ना आपने, उसमें आपको पॉइंट डालना ही है एपिडेमियोलॉजी का। अगर नहीं भी आए ना, तो आपने जो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये 3 चीज़ तो आपको उसको उसके अंदर ऐड करनी है, साइन, सिम्पटम वगैरह। और मैनेजमेंट में आपको जो है हेडिंग डालें ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल वगैरह, ट्रीटमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के अंदर आपको जो ड्रग होती है वो ज़रूरी नहीं कि पूरी ड्रग, जो मेन ड्रग जो देते हैं अपन, जनरली अपन जो देते हैं ना पेशेंट को, बस वो चीज़ याद रखनी है। तो ऐसे करके आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आप लिख सकते हो। इसके अंदर बस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या-क्या होता है। बस यही है। एंड आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया और अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट